शारदा बाहर से घर आती है। वो अपने हैंडबैग को रखकर सिंगल सोफे को हटाकर एसी के सामने बैठ जाती है। एसी से ठंडी हवाएं आ रही थी। इससे शारदा को बहुत ही आराम मिल रहा था। वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका, चाय पिलाना, वो जोर से कहती है। अनामिका जो किचन में खाना पका रही थी, उसे सासू माँ की आवाज आती है तो वो कहती है, ठीक है माँ जी, 10 मिनट में ले आती हूँ चाय। वो जोर से कहते हैं। प्रसाद जो बेडरूम में बैठे हुए थे, वो बहू की आवाज सुन लेते हैं। शारदा लगता है घर लौट आई है। अभी फिर से गांव की बहू को छोटा दिखाने के लिए शर्त लगाएगी। फिर मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। अब शारदा को बताए बिना मुझे पैसे छुपाने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। ये सोचकर वो अलमीरा के लॉकर को खोलकर पैसे देखने लगते हैं। माँ लक्ष्मी देवी, आप यहीं पे रहिएगा, शारदा के हाथ मत लग जाइएगा। ऐसा कहकर वो नीचे उतर आते हैं। शारदा जो एसी के सामने बैठी हुई थी, उसे देखकर व्यंग में कहते हैं, क्या शारदा, तुम्हारा चालाक दिमाग शांत हुआ? नहीं हुआ है तो मुझे दे दो, डीप फ्रिज में जाके रखाऊंगा। मेरे दिमाग को चालाक कह रहे हो? मतलब कि तुम मानते हो कि मैं चालाक हूँ? अब क्या किया जाए, खिलाड़ी दिमाग ही है मेरा। चालाक बुद्धि नहीं है, धूर्त बुद्धि है। और तुम वो बुद्धि गांव की बहू पर अधिकार जमाने के लिए दिखाती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती हो। अब जो बहू आई है हमारे घर में, उसकी हरकत ही ऐसी है कि उसे देखकर मुझे हंसी आती है, ताज्जुब होता है। अब ऐसी उसकी हरकतें रहेगी तो उसे रास्ते पे लाने के लिए मुझे तो अधिकार जमाना पड़ेगा। पर क्या शारदा, तुम तो हर बार बहू के सामने हार जाती हो, जिस वजह से तुम गले का सोने का चेन, कान का पायल सब तो गवा बैठी। अच्छा किया ये सब याद दिला के। ऐसा कहकर वो हॉल से अपने बेडरूम के अलमारी के पास आती है। शारदा के पीछे पीछे प्रसाद भी आते हैं देखने शारदा क्या कर रही है। शारदा अलमारी खोलकर देख रही होती है। प्रसाद मन ही मन सोचते हैं, बेकार का सोने की बात याद दिला दिया, अब पता नहीं शारदा क्या करेगी। इस तरह मन ही मन सोच रहे थे और शारदा को देख रहे थे। तब तक शारदा अलमारी का लॉकर खोलती है और 1 लाख रुपए निकालती है। प्रसाद 1 लाख रुपए शारदा को निकालते देख वो बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचने लगते हैं। 1 लाख बहू ने दिया था, गोविंदा गोविंदा। ऐसा सोचते हैं, पर बाहर से कहते हैं, शारदा, ये पैसे क्यों? बहू को हराकर 1 लाख रुपए और जीतने के लिए। तुम्हें बहू की चतुराई के बारे में तो अच्छे से पता है ना शारदा? सब पता है और देखना चाहती हूँ। कम से कम एक बार इस गांव की बहू को हराकर मुझे अपना सम्मान स्थापित करना होगा, और अगर नहीं कर पाई तो उस दिन। इससे पहले कि वो बात खत्म करती, उससे पहले ही प्रसाद कहने लगते हैं, तुम इस तरह लाख रुपए का शर्त लगाना बंद करोगी, या फिर कुछ दिनों के बाद तुम गेरुआ वस्त्र पहनकर संत हो जाओगी? उन्हें समझ नहीं आता है कि वो शारदा को क्या कहकर समझाए। वो चुप हो जाते हैं। शारदा अपने पति की बातों को समझ जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए, मैं आपको आग के बिस्तर पे चलाऊंगी, समझे ना? ऐसा कहकर प्रसाद के गाल पकड़ के खींच के वहाँ से चली जाती है। प्रसाद आश्चर्य रह जाते हैं। फिर शारदा उन पैसों को लेकर हॉल में आती है। अरे गांव की बहू, ओ गांव की बहू। इस तरह बुलाने पे अनामिका शारदा के पास आती है। मुझे बुद्धिमान गांव की बहू बुलाइए सासू माँ। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं बुलाऊंगी। कुछ ही पलों में तुम फिर से शर्त हारने वाली हो। ये रहे 1 लाख रुपए। मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है माँ जी। पैसे भले ही ना हो, पर तुम्हारे पास बुद्धि तो है ना? वो तो है माँ जी। बताइए चालाकी से क्या काम करना है? ऐसा वो कह ही रही थी, तभी शारदा की दोस्त रुक्मिनी और वृंदा वहाँ पे 5 केजी प्याज लेकर हाजिर हो जाती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। तब तक प्रसाद हॉल में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गांव की बहू के हाथ में प्याज का थैला। गांव की बहू, ये रहे 1 लाख रुपए और ये रहे 5 केजी प्याज। अपना चालाकी से तुम बिना आँख से आंसू बहाए इन प्याजों को काट के दिखाओ। काट ली तो 1 लाख रुपए तुम्हारे, नहीं तो वृंदा के होटल में तुम प्याज काटोगी, ठीक है ना? ऐसी बातें सुनकर बहू अनामिका अब सोचने लगती है। बहू, मैं 5 गिनती हूँ, हाँ या ना तुम्हें कहना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा कर रही हो शारदा, तुम्हारे इस 5 गिनती में बहू को सोचने में मुश्किल होगी।
तो क्या मैं 50 गिनूं? अरे नहीं नहीं, 5 या 50 गिनने की जरूरत नहीं है। अब बस आप अपनी बहू की चालाकी देखिए। पर हाँ, जब तक मैं प्याज काटूंगी तब तक आपको भी मेरे साथ रहना होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ तैयार हूँ। आप नहीं माँ जी, अपने दोस्तों से कहिए कहने। अरे बोलो, अभी तक किसी ने भी आंसू बिना बहाए प्याज तो नहीं काटा है। पता नहीं ये गांव की बहू क्या करेगी। हाँ अनामिका, हमें मंजूर है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। प्रसाद, शारदा, वृंदा और रुक्मिणी सभी एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी गांव की बहू अच्छे से सोच विचार करके एक बाइक का हेलमेट और दूसरे हाथ में चाकू लेकर उन सभी के सामने आके हाजिर होती है। ये देखकर सभी को झटका लगता है। प्रसाद तो हंसने लगते हैं। माँ जी, अब देखिए मैं कैसे प्याज काटती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका फटाफट प्याज काटने लगती है। अरे बाप रे, अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर प्रसाद वहाँ से निकल लेते हैं। अनामिका प्याज काटते ही रहती है। उस प्याज के झांझ से शारदा, वृंदा, रुक्मिणी सभी की आंखें जलने लगती है और आंखों से पानी का नल खुल जाता है। उन्हें देखकर अनामिका और खुशी खुशी प्याज काटने लगती है। जब प्याज के झांझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वृंदा और रुक्मिणी वहाँ से भाग निकली। अनामिका तो बहुत हंसती है। फिर शारदा 1 लाख रुपए अनामिका के हाथों में लाकर दे देती है। हाँ, मैं मान गई कि तुम चालाक बहू हो अनामिका। अब प्याज काटना बंद करो, बहुत जल रहा है। पता नहीं रात तक और क्या होगा। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपना हेलमेट हटाती है और चालाकी की वजह से वो मुस्कुराती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। मिट्टी के घर में रहने वाली बहू अनामिका अपने बच्चे हरीश और भव्या को घर से स्कूल की तरफ लेके जा ही रही थी। तभी सासू माँ शारदा दरवाजे के पास उसे रोकती है और दुखी चेहरा लेकर कहने लगती है, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सावित्री के यहाँ जाकर तुम काम कराओगी क्या? मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर बच्चों को सरकारी स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद वो स्कूल पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी सावित्री के यहाँ काम करने के लिए वो चली जाती है। उस गांव में सावित्री का मिट्टी का घर सबसे बड़ा घर था। उनके पति चंद्रशेखर गांव के मुखिया थे। उनका परिवार एक जमींदार परिवार था। नारियल के खेतों के साथ साथ उनके पास 10 एकड़ जमीन भी थे। वो अच्छे थे और अच्छे दिल के भी थे। उस दिन भी सावित्री और चंद्रशेखर फूलों के बगीचे के बीचों बीच कुर्सी लगाकर अच्छे से बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे अनामिका आती है। माँ जी, आज मेरी सासू माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए उनके बदले मैं काम पे आई हूँ। तो बताइए, पहले घर का काम करूँ या खाना पकाऊं? ठीक है, कर सकती हो अनामिका, पहले यहाँ आके बैठो। उनकी बातें सुन के अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप आके सावित्री के पास बैठ जाती है। तो कहिए मालकिन, तुम और तुम्हारी सास हमारे यहाँ कब तक काम करोगी? जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक मालिक। हमारे बच्चे हमें छोड़ के विदेश चले गए। हम भगवान के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। हम किसी भी क्षण जा सकते हैं। उसके बाद क्या करोगे? चंद्रशेखर की ऐसी बातें सुन के अनामिका सोच में पड़ गई। ये देखकर सावित्री कहने लगी, इसीलिए अनामिका, जब तक हम और तुम्हारे मालिक जिंदा है तुम लोग व्यापार कर लो। जो पैसे लगेंगे हम देंगे। कोई और व्यापार क्यों करे? हमारा नारियल का खेत है ना, जितना नारियल लगेगा ले जाके बेचो, गर्मी में बिकेगा। हाँ अनामिका, बाबू ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तुम्हें जितने नारियल चाहिए ले जाओ, ये इस गर्मी में अच्छे बिकेंगे। फिर मालकिन, मैं शहर में उसे ले जाकर बेचूंगी। यहाँ गांव में तो हर जगह नारियल बिकते हैं। अगर मैं भी नारियल ले जाके अपने गांव में बेचने लगूं तो कौन खरीदेगा? आप ही बताइए। तुमने बिल्कुल सही कहा है अनामिका। ऐसा है तो तुम एक काम कर सकती हो। बताइए ना मालिक। फिर तुम और तुम्हारी सासू माँ कल काम पे मत आना, शहर जाना। वहाँ जाकर देखना कि नारियल के क्या क्या व्यापार हो रहे हैं, क्या क्या व्यापार कर सकते हैं और उसके भाव क्या है। अच्छा ठीक है मालिक, आप लोग सच में बहुत दयालु इंसान है। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। गर्मियाँ थी, इसलिए हरीश और भाव्या के स्कूल में हाफ डे चल रहा था। बच्चे स्कूल से घर आ चुके थे।
दादी माँ जो बिस्तर पे सोई हुई थी उनसे वो जाके बात करने लगते हैं। अनामिका घर आके शारदा को सावित्री के बताए हुए नारियल के व्यापार के बारे में बताती है। जब मालकिन ने कहा है तब तुम इस मौके को मत छोड़ो, जाओ जाकर देख कर आओ। ठीक है सासू माँ। फिर अनामिका शहर के लिए निकल जाती है। फिर वो पूरे शहर को घूम घूम के देखती है। वहाँ देखती है नारियल का व्यापार अच्छा चल रहा है, तरबूज के ठेले हैं, आइसक्रीम भी बिक रहे हैं। पूरे शहर को अच्छे से देखने के बाद अनामिका शाम तक घर लौट आती है। शारदा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना पका रही होती है। फिर दोनों बातें करने लगती है। अगले दिन सावित्री के यहाँ जाकर अनामिका उन्हें नमस्ते करती है। तो क्या सोचा तुमने अनामिका? आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है मालकिन। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे भी आप नारियल दे रही है ना, मैं नारियल पानी से शरबत बना के बेचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा अनामिका, फिर तुम्हें पता होगा कि नारियल से शरबत कैसे बनाते हैं। हाँ जानती हूँ मालिक। फिर तुम घर जाओ, प्रसाद और रमेश को खेत भेज दो, वो जाकर नारियल तोड़ के ले आएंगे। अच्छा ठीक है मालिक। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से घर लौट जाती है। घर पे रमेश और ससुर जी प्रसाद को पूरी बात बताती है। फिर वो दोनों बैलगाड़ी लेकर चंद्रशेखर के खेत में चले गए। वहाँ चंद्रशेखर जी ने कहा पूरा गाड़ी भर के नारियल ले जाने के लिए। रमेश और प्रसाद गाड़ी भर के नारियल लेके अपने घर लौट जाते हैं। अच्छा मुहूर्त देखकर, अच्छी जगह देखकर अनामिका नारियल शरबत का एक बोर्ड लगा देती है। वहीं पे ठेले पे वो नारियल फोड़ के एक जगह पानी भरती है। फिर उसमें जरूरतमंद मसाले डालकर वो शरबत बनाती है। नारियल शरबत, ठंडा ठंडा नारियल शरबत, सिर्फ 20 रुपए में। नारियल के अंदर से ही पी पाएंगे। बाहर बड़ा नारियल 50 रुपए में, छोटा नारियल 40 में, पर यहाँ नारियल शरबत मिलेगा सिर्फ 20 रुपए में। तो आइए पीजिए ठंडा ठंडा नारियल शरबत। इस तरह अनामिका आवाज लगाती है। सड़क से गुजरने वाले लोगों को अनामिका के बातें अनोखी लगती है। वो अनामिका के ठेले पे नारियल शरबत पीने आते हैं। वहीं अनामिका ठेले में बोर्ड लगा रखी थी कि नारियल शरबत सिर्फ 20 रुपए में। उस बोर्ड को देखकर ठंडा ठंडा नारियल शरबत पीने के लिए लोग वहाँ पर आने लगते हैं। इस तरह अनामिका अपना नारियल शरबत का व्यापार शुरू करती है। वो दिन बहुत अच्छा निकलता है। उस दिन जितना भी नारियल वो लेकर गई थी वो सारे नारियल बिक जाते हैं। उससे वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा लेती है। अगले दिन अनामिका सावित्री के घर जाती है। सावित्री और प्रसाद बैठ के दोनों टीवी देख रहे थे। अनामिका, अभी तुम आई हो, क्या बात है? कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं हुआ मालकिन, आपकी वजह से मैं नारियल का व्यापार करना शुरू की हूँ। पहला दिन ही बहुत अच्छा व्यापार हुआ। जितना नारियल मैं लेकर गई थी सारे नारियल बिक गए। हमें बहुत पैसे भी मिले। बहुत अच्छी बात है अनामिका। फिर ये पैसे लेकर तुम घर क्यों नहीं गई? यहाँ क्यों लेकर आई हो? मालिक, मुझे गलत मत समझिएगा, पर वो नारियल के खेत के जितने नारियल है वो बाहर बेचने के लिए थे ना। हाँ अनामिका। फिर वो नारियल मुझे बेच दीजिए ना। फिर ये पैसे रखिए, सुबह के बिके हुए नारियल के हैं। नहीं अनामिका, पैसों के लिए हम तुम्हें मदद नहीं कर रहे हैं। बहुत ही भरोसेमंद रहे हो तुम लोग। हमारे जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे, इसलिए हमने तुम्हें मदद की थी। इस तरह अनामिका वहाँ खुशी खुशी सावित्री को हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहती है और पैसे लेकर घर लौट आती है। उस दिन से अनामिका नारियल शरबत का व्यापार करने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।